तो हमें ये नजर आता है, ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सटर्नल डिफेंस क्या होता है, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो अब पाकिस्तान में हमको क्या नजर आता है कि देखें ना, जो एलीट रिक्रूटमेंट है कि इसमें जब डेमोक्रेटिक एराज में पॉलिटिशियंस की कुछ से होती है, लेकिन मिलिट्री हेजेमोनिक पीरियड में यहाँ भी एलीट रिक्रूटमेंट पर भी इन्फ्लुएंस किसका हो जाता है, मिलिट्री का। पब्लिक पॉलिसी आपकी डिफेंस पॉलिसी के अलावा जितनी भी पॉलिसीज हैं, और सिक्योरिटी पॉलिसीज के अलावा चाहे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, पब्लिक वेलफेयर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, ये पब्लिक पॉलिसी कहलाती है। ओवरऑल मतलब है कि हमको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पब्लिक पॉलिसी पर पॉलिटिशियन की से है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री कंट्रोल करती है। सबसे पहले जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्ट हो जाती हैं कि जब मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती है, और पब्लिक पॉलिसी पर सबसे पहले कट लगता है। तो पब्लिक पॉलिसी पे मिलिट्री की से है। इंटरनल सिक्योरिटी आपको बताया था कि जो डिजास्टर रिलीफ के लिए, बॉर्डर कंट्रोल ट्रूथ के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन उस वक्त तक इसमें सिविलियन, लेकिन इसमें भी फाइनल से किसके पास होनी चाहिए, सिविलियन के पास होनी चाहिए। ठीक है, कि इन ऑपरेशंस की ड्यूरेशन कितनी होगी, कब मिलिट्री को वापस लाया जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी पर भी मिलिट्री की से है पाकिस्तान में। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एरिया होता है कि जिसमें न्यू और एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दोनों में फौज को स्पेस दी जाती है, ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है ना, कि ये जो सॉरी एक्सटर्नल डिफेंस में, लेकिन इसमें भी असल देखना ये होता है कि डिफेंस एजेंडा को कौन कंट्रोल करता है, क्या पॉलिटिशियंस को उस पर कोई इख्तियार हासिल है। तो यहां भी हमको ये लगता है कि पॉलिटिशियंस को से नहीं है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक फौज की रिक्रूटमेंट से होता है, जनरल गाइडलाइन से होता है, रूल्स रेगुलेशन से होता है, उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन से होता है, उनकी रिक्रूटमेंट से होता है, उनकी जनरल क्वालिफिकेशन के हवाले से उससे होता है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे भी से नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान, इस डेफिनेशन की रोशनी में हम कहेंगे कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है स्टेबल नहीं है, स्ट्रेंड है। ठीक है, तो आपने इसको ओरियल कोरिसेंट और डेविड कोह्यून की रीडिंग आपको रखवाई हुई है मैंने। ठीक है, ये आपको उसमें मिल जाती हैं। हेलो, जी जी सर, ओके जी सर। सर, जी सर। इमेजेस में मिल जाती हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। उसे फिर पाकिस्तान पे आपने अप्लाई करना है, तो आपको ये सिचुएशन सामने ठीक सर। आती है। ठीक है, मां सिवाय एलीट जी रिक्रूटमेंट के सर। और किस हद तक पब्लिक पॉलिसी के, ये जो बाकी तीन एरियाज हैं इस पे कौन डोमिनेट करता है, मिलिट्री। ठीक है, ओके लेकिन जब मिलिट्री का रूल होता है तो 5 के 5 एरियाज पे मिलिट्री डोमिनेट करने लग जाती है। ठीक है, यस। तो ये आगा फरहान साहब कह रहे हैं कि मेरा माइक खुलवा दें। तो उसके बाद फिर ये लीड रिक्रूट, ये फिर इसकी थोड़ी सी ये आपको उससे इन इन क्वेश्चन से ना आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, कि लीड रिक्रूटमेंट का क्या होता है, और इसमें जी 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 फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये एलीट रिक्रूटमेंट और ये जो सारे डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स है, ये आप वो ब्रॉड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहे थे जो आपने पहले डायग्राम बताई थी, ये वो है या उसके अलावा और कोई ये डायग्राम है, डिफरेंस ये वाली है? जो डायग्राम, ये सर असल आपने तो इससे पहले भी एक नहीं, वो डायग्राम भी दिखाई थी। वो वाली, वो तो एक सिंपल सी है ना। असल डायग्राम ये है जो एक मॉडल बनाया, कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक मॉडल बनाया है। वो कहते सर हैं किसी भी मुल्क पर ये मॉडल अप्लाई हो सकता है सिविल मिलिट्री राइट, रिलेशन को जज करने के लिए। तो ये ठीक बेसिकली है, इन्हीं 5 एम्बिट्स के अंदर हमें देखने के क्या सिविलियन कंट्रोल है कि क्या मिलिट्री कंट्रोल है, हाँ यही जी आप जी जी, कहना चाह रहे हैं? हाँ ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है तो सर। उससे ये पाकिस्तान में ये साबित होता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल है, यस सर। सिविल मिलिट्री रिलेशन स्ट्रेंड है। ठीक है, यस सर। फिर वो ये कहता है कि देखे ना फिस्कल पॉलिसी, तो इसमें फिर हमने ये बता दिया था कि इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी, अगवान पॉलिसी, और ये मिलिट्री के कंट्रोल में, पब्लिक वेलफेयर सिविलियन गवर्नमेंट के पास है। फिर हमने इंटरनल सिक्योरिटी का एरिया बता दिया। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की सिचुएशन प्रिवेल करती है, कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये फिर हमने, या आप उससे आपको आसानी हो जाएगी ना किताब के साथ जब आप पढ़ेंगे। ठीक है ना,
तो नेशनल डिफेंस जो क्या होता है ये भी बता दिया था। फिर ये था कि फुल फ्लैश सिविलियन कंट्रोल से क्या मुराद है। फुल फ्लैश सिविलियन कंट्रोल रिक्वायर्स अनकंटेस्टेड डिसीजन मेकिंग पावर इन 5 एरियाज, ठीक है, फॉर्म इन विच चैलेंजेस टू सिविलियन कंट्रोल में अराइज और इमर्ज, के दो तरह की फॉर्म में आ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको बाकायदा तौर पर प्रेरोगेटिव मिलिट्री को हासिल है, या कंटेस्टेशन, या मिलिट्री बिल्कुल सीधी हो जाए, ठीक है ना। फिर वो पाकिस्तान में टाइपोलॉजीज ये बता दी हुई हैं। फिर अब ये मेन रीजन है ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये सिविलियन क्यों नहीं ट्रस्ट करते मिलिट्री पर, मिलिट्री सिविलियंस पे क्यों नहीं करती, ये पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से नहीं करती, मिलिट्री परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं करती, और ये माइंडसेट की वजह से नहीं करती। सिविलियंस पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं करते, ठीक है ना, एक ये रिएक्टिव मिलिट्रिज्म की वजह से नहीं करते, ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर की वजह से नहीं करते, और पंक्चुएटेड डेमोक्रेसी की वजह से नहीं करते। जी जी, ये हमने काम करवा दिया हुआ, इसके अंदर फिट करना है बस आपने, ठीक है ना। ये फैक्टर्स आ रहे हैं, सारी चीजें हमने करवा दी हुई। जी सर। ठीक, ठीक है जी सर। ये आ गई है ना समझ जी सर। यस सर, ये कि तो ट्रस्ट डेफिसिट की क्या। जी 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 ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना हमने। जी, हाँ ये हमने कर लिया ना डिस्कस। मैंने कहा था ये सवाल जल्दी हो जाएगा ना ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। ये सिर्फ आपको डेफिनेशन समझानी थी और ये मॉडल समझाना था, ठीक है। ओके। तो दूसरा जो है वो रोल ऑफ मतलब रिएक्टिव मिलिट्रिज्म हो गया, मिलिट्री हैज नॉट रिस्पेक्टेड। फिर वो एक जो फैक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरियन वाइनर के मुताबिक कि असल मसला थर्ड वर्ल्ड में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो थर्ड वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज को डोमिनेट कर लेता है, चाहे मिलिट्री कर ले चाहे सिविलियन कर ले, वो पॉलिटिकल सिस्टम की फेट को डिटरमिन कर देता है। तो हु कंट्रोल्स एलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज डिटरमिन द शेप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया में क्या हुआ कि नेहरू को 17 साल जिंदा रहने का मौका मिल गया, बार बार इलेक्शन हो गए, सिविलियन सुप्रीमेसी कायम हो गई, तो कांग्रेस ने फौज को इस पोजीशन में नहीं आने दिया, ठीक है ना, कि वो डोमिनेट कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री एलीट्स ने पॉलिटिशियन को इस पोजीशन में नहीं आने दिया, तो इधर सिविलियन सुप्रीमेसी कायम नहीं हो सकी, ठीक है। यस सर। यही नया पॉइंट था। जी 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 सर जी यहाँ पे ना, वैसे अपार्ट फ्रॉम द क्लास रिसर्च एस्पेक्ट से यहाँ पे एक नया हाइपोथेसिस भी उभरता है कि जी जो तो सिविलियन गवर्नमेंट्स ऊपर हावी हो जाएंगी, मतलब कि उनकी रिसोर्सेज पे काबू कर लेंगी और फिर वो डोमिनेंट आ जाएंगी अगर सिविलियन पावर्स, तो फिर चाहे इंटरनल कोहिजन आर्मी इंस्टीट्यूट्स की इंटरनल कोहिजन चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो फिर वो सिविलियंस गवर्नमेंट ही प्रिवेल करेंगी। नहीं, एक ये भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल कोहेजन भी वो कम कर देंगी ना सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी उसे थ्रेट समझेंगी ना अपने लिए। यस, जैसे इंडिया ने खत्म कर दिया आहिस्ता जी जी, आहिस्ता। इंडिया में वैसे भी नहीं थी ना, इंडिया में इंटरनल कोहेजन नहीं थी आर्मी में, क्योंकि इंडिया के सूबे बहुत ज्यादा थे, स्टेट्स बहुत ज्यादा थी। वहां ये नहीं थी कि जो पंजाब और सरहद 80% आर्मी बना लेते हैं ना इधर। सर लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उनके सिर्फ 6 थे जो बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे, और नहीं नहीं नहीं, राजस्थान इतना के ज्यादा नहीं कर और रहे थे आर्मी में। बात ये था कि राजस्थान। उनकी जो अल्टीमेटली जो मेजोरिटी थी आर्मी की, वो बाकी तो हिंदुओं की आर्मी थी ना। ये तो नहीं था कि वो सिख बहुत ज्यादा वो कर रहे थे। सिख तो वैसे भी बहुत छोटी मिनोरिटी थी ना, 1.5% भी नहीं है इंडिया का वो। जी सर। वो इंडिया को कुछ नहीं कर, मतलब वो क्या कर सकते थे। उसके बाद फिर यही वाला आ जाता है कि रोल ऑफ पॉलिटिशियन है, इसमें रिएक्टिव मिलिट्रिज्म की बात कर सकते हैं कि वो क्यों डिस्ट्रेस करती है मिलिट्री। और उसके बाद ये जो है मिलिट्री हैज नॉट रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल मैंडेट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाएं। जी जी फरमाएं। किस टेस्ट की, किस चीज के, कौन सा टेस्ट है वो, नहीं किस एग्जाम का, नहीं कौन सा,
नहीं, वो तो आप पीएमएस की बात कर रही होंगी ना, किसकी बात कर रही हैं? नहीं, आप खुद कंफ्यूज है ना, उस टेस्ट का नाम लेना जिसकी तैयारी करनी है आपने। पीएमएस की करनी है, सीएसएस की करनी है, किस चीज की तैयारी करनी है? लेक्चरशिप की करनी है, किस चीज की तैयारी करनी है आपने? जी जी, कि जिस तरह मिलिट्री ने सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया, इसने पॉलिटिशियंस को स्पेस नहीं दी, तो ये वो रीजन बन जाते हैं। बाकी उसके सजेशन वही हैं जो आपको बता दिया हुआ है। ठीक है जी सर। तो ये हो गया सर आपका ये वाली स्लाइड्स की तो रीडिंग आपने हमें सेंड की हुई है। अच्छा, क्यों ये नहीं, वो आपने बताया ना अभी क्यों, वो ये जो अभी आपने वो बताए थे ये। जी जी, ऑरियल कोरिसेंट और डेविड कोह्यून, ये क्यों है ना सर? यस, ठीक है ना? बस जी ठीक जी है। जी, तो ये वाला है, तो यही करवाना था सवाल, आपको करवा दिया है। ठीक है ना? ओके सर, है सर। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होगी? अगला देखिए ना, मैंने 3 टॉपिक्स ये मुझे देते हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस में। एक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान देते हैं, एक एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देते हैं पाकिस्तान में। ओके ये 3 टॉपिक्स देते हैं, और एक ये मिलिट्री वाला देते हैं। सर, बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें रीडिंग थोड़ी देर जल्दी 2-3 दिन पहले भेज दें तो हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, तो हमें अंडरस्टैंड करने में चीजें ज्यादा आसानी रहेगी। जी सर, नेक्स्ट मुझे ये बार पता नहीं होता ना कि क्लास कब हो रही है। इन्होंने कल मुझे बताया था कि आज क्लास है, मुझे ये पहले से नहीं बताते ना क्लास कब हो रही है। उससे फायदा ये होगा, हम आपसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, उसके अंदर थोड़ा ऑलरेडी पता होगा तो फिर रिदम के साथ क्लास चलेगी, वरना फिर बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। अब देखिए ना, मुझे तो कोई एतराज नहीं है ना, मुझे तो डायरेक्ट रीडिंग देना मेरा काम तो नहीं है ना, ये तो एकेडमी वालों का काम है। या आप इनसे बात करें कि ये आपको रीडिंग पहले दिया करें मेरी क्लास से पहले। जी ठीक है ना? सर, मुझे मेरा तो काम, मतलब आपने प्रोवाइड कर दी हुई है इन्हें एडमिन को? जी जी, मेरे पास जो होती हैं वो मैं दे देता हूँ। जो चीजें बाकी जो है कि कुछ इजाफी जो काम है वो हमने फिर बड़े फोल्डर में रखा होता है। ठीक है ना? उसमें ये वाली रीडिंग्स भी हैं, कुछ और भी इसके अलावा जो आपको बताया नहीं है कि बड़ा फोल्डर है 2400 सफ़े का, जी वो आपको 3600 का 3600 का कॉस्ट करेगा। उसमें 25, ये तो 3 टॉपिक्स है ना, उसमें 25 टॉपिक्स की रीडिंग्स है। ओके जी जी, तो इसके अलावा भी कोई आपने पढ़ना हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़। हाफिज़।